वक्ताओं को सुनेंगे। मैं डॉक्टर सुधा जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर हैं, लेखिका हैं। सबसे पहले क्योंकि उनको जाना है, उनकी कई बैठकें हैं और कल दिल्ली में चुनाव भी है, जो लोकतंत्र का पर्व है, तो मैं डॉक्टर सुधा जी को आमंत्रित करूंगा। जो हमारा क्रम है उसके बाद डॉक्टर संध्या जी ने किस तरह से एनसीईआरटी के सिलेबस में भारत जो बना है उसमें साहित्य को आपने स्पेस दिया है, स्त्री पुरुष समानता का, लेकिन स्त्री वैचारिकी की प्रवक्ता, हिंदी की जुबान, जेंडर की बाउंड्री को ध्वस्त करते हुए डॉक्टर सुधा जी ने भारतीयता के लिए बहुत ही जिया है। और आज का यह मंच कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग बैठे हैं उतनी धाराएं हैं, और गंगा जमुनी संस्कृति का यह देश हम जानते हैं। हम अमृत पान के लिए कुंभ में नहाने जा रहे हैं, डुबकी लगाने, उसी तरह का ये ज्ञान गंगा की एक डुबकी हम सब लगाते हैं कि नदियां आपस में जिस तरह आलिंगनबद्ध होकर के समाहित हो जाती हैं, उसी तरह आज के बौद्धिक उपस्थिति हम सब एक दूसरे से समाहित होने के लिए एकत्र हुए हैं। डॉक्टर सुधा सिंह जी, हम सुनेंगे कि आज हम सुधा जी को सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय का, श्री अनुपम अरोड़ा जी का, जिन्होंने एक बहुत ही माकूल विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की है और इसमें सहयोग किया है राजीव रंजन जी ने। इसके साथ ही साथ इस अन्य सहयोगियों में जो नाम है वह महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस, ये दो महत्वपूर्ण राज्य की इकाइयां हैं जिन्होंने इस कार्यशाला में शिरकत की है और सहयोग किया है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि जब लैंगिक समानता और लैंगिक अनुपात की बात आती है तो बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं और उन आंकड़ों में हरियाणा राज्य की जो स्थिति है वह एक उदाहरण की तरह, बल्कि एक कह सकते हैं कि शिकायत की तरह लैंगिक अनुपात के संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय मानचित्र पर दर्ज की जाती है। तो उस हरियाणा से लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता और नागरिक दायित्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में राज्य की और राज्य के स्टेट मशीनरी की बदलती हुई चेतना का परिचायक है। हरियाणा कई मायनों में आज नहीं बल्कि आज से कई सौ साल पहले से ही कह सकते हैं कि भारतवर्ष में हर तरह के परिवर्तन का अगुवा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हरियाणा की यह बदली हुई मानसिकता फिर से स्त्री पुरुष समानता की तरफ, लैंगिक समानता की तरफ और स्त्री पुरुष के अनुपात में एक समानुपात की तरफ बढ़ता दिखाई दे और इसमें पहलकदमी भी करे, तो यह एक सुखद बात होगी। और हरियाणा वही है जहां अल्ताफ हुसैन हाली जन्म लेते हैं। अभी आपने इस जो नाटिका की प्रस्तुति थी उसमें आपने नज़ीर अकबराबादी का जो उनकी जो कविता है उसको एक बदले हुए शक्ल में सुना। अल्ताफ हुसैन हाली ने भी मनुष्य की एकता और इंसानियत पर उतना ही जोर दिया था और ये आज से लगभग 1815 में के आसपास उनका जन्म हुआ था, 1914 में देहांत हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक अल्ताफ हुसैन हाली की कलम चलती रही और उन्होंने बेरोजगारी से लेकर स्त्री शिक्षा और स्त्री समानता के पक्ष में कई कविताएं लिखी, कई विचारोत्तेजक आलेख लिखे।
उनकी टिप्पणियां मिलती हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि हरियाणा में जो बदलाव की कोशिश रही है वो नवजागरण से शुरू होकर आज तक निरंतरता में चल रही है। इस निरंतरता को बनाए रखने की ज़रूरत है और इसमें जिससे भी जहाँ भी सहयोग मिल रहा है वह प्राप्त करते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इस पवित्र काम में अकादमिक संस्थाओं के साथ साथ राज्य की संस्था भी सहयोगी भूमिका निभा रही है। सच में कल्याणकारी स्टेट या वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है, अगर राज्य उसकी अहमियत समझते हुए केवल कागज पर नहीं अमल में उस चीज़ को लेकर आए तो क्या और कैसा बदलाव हो सकता है, अकादमिक सहयोग से उस चीज़ में कितनी तेजी आ सकती है, उसका एक आदर्श उदाहरण आज एसडी कॉलेज में होने वाली यह कार्यशाला है। मैं कुछ सवालों से आपके सामने बातचीत शुरू करती हूँ। ये बातचीत ही है, मेरी कई चिंताएं हैं, उसी संदर्भ में मैंने कुछ सोचा कि आपसे जब हम बातचीत करेंगे तो किन पक्षों को सामने रखना चाहिए। मैं आपसे ही सवाल करती हूँ कि एक लड़की जब पैदा होती है, घर में जब लड़की जन्म लेती है तो हमारी अपेक्षाएं उससे क्या होती है। जैसे ही वो बोलना सीखती है, माता पिता परिवारीजन उससे किस तरह की अपेक्षा करते हैं। क्या उन अपेक्षाओं को एक बालक शिशु के जन्म की अपेक्षाओं से अलग आप किसी भी रूप में देख पाते हैं, या वो एक समान तरह से वे अपेक्षाएं होती है कि लड़की बालिका शिशु है, उससे जो अपेक्षा है वही बालक शिशु से भी अपेक्षा है। एक ईमानदार जवाब इसका बहुत सारे सवालों का उत्तर होगा। जाहिर है कि ये अपेक्षाएं वही नहीं होती जो बालक शिशु से होती है। लड़की और लड़के की परवरिश में आरंभ से लेकर कुछ वर्षों तक कोई खास अंतर नहीं होता, ना उनकी बायोलॉजी में कुछ खास अंतर होता है। जब तक वो प्यूबर्टी या यौवन के दहलीज तक, एडोलेसेंस पीरियड तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई खास अंतर नहीं होता। उनकी आवाज़ तक एक जैसी होती है। अभी बहुत सारे लड़के लड़कियों ने जो कम उम्र के बालक थे और बालिकाएं थी, उन्होंने नाटिका प्रस्तुत की। आपने देखा कि उनकी आवाज़ में और लड़के की आवाज़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लड़की को भी गढ़ने लगते हैं और लड़के को भी गढ़ने लगते हैं। अगर लड़के की आवाज़ बड़े होने के बावजूद, किशोर होने के बावजूद मर्द, इन्वर्टेड कॉमाज में मैं कह रही हूँ, मर्द की आवाज़ में नहीं बदलती, तो उसे ताने दिए जाते हैं कि क्या लड़कियों की तरह बोल रहे हो, या आवाज़ कैसी है, मर्दों वाली तो आवाज़ नहीं है। इसी तरह से अगर लड़की की आवाज़ बहुत तेज हो, बहुत भारी और शोर या चिल्लाकर बोलने वाली हो, तो उसे सिखाया जाता है कि धीरे बोलो, आहिस्ता बोलो, ये लड़की होने के संस्कार नहीं है, तुम्हारे संस्कार अलग है। तो जो संस्कार है हमारे यहाँ, सामाजिक संस्कार मैं उस अर्थ में नहीं कह रही जो हम बहुत सारे कह सकते हैं कि रिचुअल्स की तरह संस्कारों में ढालकर चीज़ों को देखते हैं, उस अर्थ में नहीं। जो सामाजिक संस्कार हम तैयार कर रहे हैं और उसी फैक्ट्री में हम लड़के और लड़की को भी गढ़ रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की जो जगह है, ये समाज ही है जो लड़की को लड़की और लड़के को लड़का बनाता है। वो बॉय एंड गर्ल नहीं रहते, लड़की और लड़का नहीं रहते, उनमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व की एक कल्पना की जाती है कि पुरुष कैसा होगा और स्त्री कैसी होगी। जबकि अगर हम अपनी ही परंपराओं को टटोलें तो हमारे यहाँ इस तरह की परिकल्पना से इतर भी बहुत तरह की और परिकल्पनाएं की गई हैं। मसलन हम ही वो देश है जहाँ स्त्री पुरुष की सम्मिलित परिकल्पना की गई है, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, लेकिन हमने अब नारी का अर्थ अलग और ईश्वर या पुरुष का अर्थ अलग, पुरुष को ईश्वर में कब तब्दील कर दिया, किस मैकेनिज्म से ये तब्दीली हुई, समाज में कौन सी चिंताएं इतनी प्रबल हो गई, कौन सी सोच इतनी मजबूत हो गई कि पुरुष, नारी तो नारी रह गई अर्धनारीश्वर की, लेकिन पुरुष जो है वो ईश्वर में बदलता चला गया। और कब वह ईश्वर से पति परमेश्वर हो गया,
ये सब सारी चीजें हम सब इसी सामाजिक जो कार्यशाला है, सामाजिक जो संरचना है, इसी में घटित होता हुआ देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री ने दुनिया की तमाम सभ्यताओं को जन्म दिया। कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जिसकी जननी, जिसकी माता स्त्री ना हो, लेकिन कोई सभ्यता फिर ऐसी नहीं है जिसने स्त्री को वंचना नहीं दी हो, स्त्री को वंचित न किया हो। सभ्यताओं के इतिहास में कब स्त्री कर्त्री से अनुकरण कर्त्री हो गई, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं घटित हुई। इसकी वैचारिकी न जाने कितने सालों से, न जाने कितने सदियों से चली आ रही थी और पुख्ता होती रही। यही वजह है कि बहुत सारी अभी जो हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास जो अधिकार हैं, हमारे पास जो मशीनरी है और संविधान है, इन सब के प्रावधानों के बावजूद जो हमारी चेतना है वह नहीं बदलती। वहाँ स्त्री के लिए हम अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हुए यही मानकर चलते हैं कि उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वह सुरक्षित रखने वाली कोई वस्तु है, व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। और ऐसे में जब सुरक्षा और संरक्षा की चिंता आती है तो फिर उसके ऊपर तमाम तरह के जो बंधन है वह मजबूत होने लगते हैं। आप इन बंधनों को मजबूत करने के पीछे जो अन्य चीज काम करती हैं, उसमें माफ कीजिएगा कहना पड़ता है कि हमारा अकादमिक इंस्टीट्यूशन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे पाठ्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम जो कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, कोई भी डिसिप्लिन, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो या फिर साइंस का या टेक्नोलॉजी का, कोई भी डिसिप्लिन जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ आप डिसिप्लिन नहीं पढ़ रहे होते। लगता है कि ये अनुशासन जो है और जो ज्ञान की शाखाएं हैं ये तटस्थ हैं, लेकिन ये तटस्थ नहीं होती। आप 20 साल 25 साल पढ़कर निकलते हैं, हायर एजुकेशन तक जाकर निकलते हैं और आपको पता नहीं होता कि इतिहास में स्त्री कैसी थी। जो इतिहास है वह एक अनुशासन है, वह बीते हुए की कहानी कहता है। इसी तरह से आप पूरे इतिहास को, चाहे वो मॉडर्न पीरियड का हो, एंशिएंट पीरियड का हो, मेडिवल पीरियड का हो, आप स्त्री की नुमाइंदगी वहाँ बिल्कुल प्रतीकात्मक तौर पर या न के बराबर नगण्य तौर पर पाते हैं। और पूरा इतिहास पढ़ जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि उस समाज में स्त्री की सामाजिक भूमिका, सामाजिक जीवन शैली कैसी थी, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं क्या थी। आप साहित्य को पढ़िए, कहने को 1000-1200 साल का हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य है, खड़ी बोली का तो कम वर्षों का है, लेकिन जो ये 1000-1200 साल का हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसके साहित्य को पढ़िए। चाहे आधुनिक साहित्य उठाइए या पहले के साहित्य को पढ़िए, आदिकाल और मध्यकाल के साहित्य को पढ़िए, वहाँ भी आपको ये दिक्कत दिखाई देगी। वहाँ भी आपको स्त्री का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एक मशीनरी काम करती हुई मिलेगी जिसमें खास तरह की स्त्रियां ढाली जाती हैं। और वो तुलना उसकी किससे होती है? कंचन और कामिनी से होती है, धन और स्त्री से होती है, वस्तु के साथ स्त्री की तुलना होती है। तो ये जो एक खास तरह का रोमानियत बोध है जो स्त्री के अस्तित्व के साथ नत्थी कर दिया जाता है, उसके रमणीत्व के साथ नत्थी कर दिया जाता है। स्त्री का अर्थ क्या है? स्त्री का अर्थ रमणी, यानी जिसको रमण शब्द से निकला है। आप इसका अर्थ जानते हैं, रमण करना या रमणीत्व उसी का एक विशेषण है जो स्त्री के लिए नामित है। इसी तरह से स्त्री के अन्य जितने भी रूप दिखाई देते हैं उसमें स्त्री का रमणी रूप या भोग्या रूप प्रबल है। और फिर जो चीज बताई जाती है कि स्त्रियां कैसी होती है, छायावादी कविताएं, आधुनिक समय में छायावाद तक की कविताओं को देखिए या हिंदी फिल्मी गानों को देखिए, सब में स्त्री के साथ कैसा बर्ताव होता है। उन गानों में जो रोमानियत है, जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उन सबको जरा देखिए। जिन विचारों को उसमें पिरोया गया है उनको अगर अध्ययन करके देखिए तो आप पाएंगे कि उन विचारों में स्त्री की एक रूढ़ छवि काम करती है। वह स्त्री जो
ऐसी स्त्री जो प्रिय तो है लेकिन आवाज नहीं है उसकी, वह स्वरहीन है, वाणीहीन है, आवाज नहीं है, बस वो पुरुष की निगाह से देखी गई स्त्री है। चाहे वो साहित्य हो, चाहे इतिहास हो, चाहे टेक्नोलॉजी या विज्ञान हो, विज्ञान की तमाम उपलब्धियों को भी अगर आप देखेंगे और यहाँ तक कि जो मेडिकल साइंस है उसकी उपलब्धियों को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जितने इन्वेंशंस होते हैं वो स्त्री केंद्रित न होकर मूलतः अन्य प्राथमिकताओं को वरीयता देने वाले होते हैं। और स्त्री केंद्रित वे तभी होते हैं जब उसकी कोई विशेष जरूरत, सामाजिक जरूरत या राजनीतिक जरूरत या आर्थिक जरूरत होती है, तभी वे स्त्री केंद्रित होते हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ी और तब गर्भ निरोधक गोलियों की आवश्यकता पड़ी, जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए तमाम तरह के अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ी और फिर उसका इन्वेंशन किया गया, उसके तमाम वजूदों को अस्तित्व में लाया गया। और उसमें भी देखिए कि जो काम आसानी से दूसरा जेंडर कर सकता है उस काम के लिए भी स्त्री को ही बाधित किया जाता है कि वही जाकर वह नसबंदी का ऑपरेशन कराए। मैं खास करके उन गरीब स्त्रियों की तरफ इशारा कर रही हूँ जो असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। उन स्त्रियों में अक्सर जब वो घर पे काम करने नहीं आती तो बताती हैं कि कई बच्चे हैं और पति ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं है, महिला को ही कराना होगा और महिला उसके लिए छुट्टी लेना चाहती है, कई जगह से उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए वह काम पर आ रही है और जो आराम का समय होगा वह नहीं निकाल पाती, इसलिए उसका एक भय है इस ऑपरेशन को लेकर और उसके बच्चे होते चले जा रहे हैं। तो ये जो समस्याएं, मतलब विज्ञान का भी एक उदाहरण दे रही हूँ कि विज्ञान का जो इन्वेंशन है वो किस तरह से स्त्री केंद्रित ना होकर अन्य आवश्यकताओं से चालित है। स्त्री केंद्रित न तो अभी हमने विज्ञान डेवलप किया है, न इतिहास डेवलप किया है, न ही हमारा साहित्य जो सबसे संवेदनशील होने का दावा करता है वह स्त्री केंद्रित है। साहित्य के तमाम पाठों में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर घरेलू काम का जैसे ही जिक्र आता है वहाँ एक बच्ची या एक स्त्री होती है जो चाय बनाकर लाती होती है या घर में झाड़ू दे रही होती है। चित्रण आप देखिए, कोई भी उपन्यास याद कर लीजिए, वह आंचल से आंसू पोंछते हुए बाकी जितने भी उसके घरेलू दायित्व हैं वो पूरा कर रही होती है। तो स्त्री का चित्रण इस तरह से साहित्य में भी होता है, घरेलू कामों के साथ साथ, घरेलू श्रम के साथ साथ। और ये जो डोमेस्टिकेशन है स्त्री का, जो घरेलूपन है स्त्री का, ये स्त्री को बहुत जगह वल्नरेबल बनाते हैं। एक बचपन से लेकर वयस्क अवस्था तक और वृद्धावस्था तक स्त्री वल्नरेबल होती है और उसका कारण ये नहीं है कि वह शारीरिक तौर पर कमजोर है या ज्ञान के स्तर पर कमजोर है या अन्य और तरह की कोई कमजोरी उसके अंदर है, बल्कि उसका कारण यह है कि उसका डोमेस्टिकेशन इस तरह से किया गया है, उसका घरेलूपन इस तरह से संयोजित किया गया है कि उसको तैयार ही इन चीजों के लिए किया गया है कि अगर कोई आपदा या विपत्ति आ जाए तो उसे दहाड़े मार के रोना है, अपने पति प्रेम का परिचय देना है, भले वो पति उसे कितना ही कूटता क्यों ना हो, शराब पीकर उसके साथ बदतमीजी क्यों ना करता हो, आए दिन झगड़े क्यों ना होते हो, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उसे अपना पत्नीत्व और पति प्रेम साबित करना है। वस्तु स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान के स्तर पर विवेचित न करके एक खास तरह का सोशलाइजेशन जो स्त्री के व्यवहार से लेकर सोच तक समाज करता है, उसका जगह जगह नमूना आपको इसी समाज में मिल जाएगा। तो मेरी चिंता ये है कि जब हम इस पर बात करें, ये जो पॉश एक्ट है इस पर बात करें तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो बच्चों के साथ और खास करके जो घरेलू हिंसा कानून या महिला विधेयक जो आया है, इन तीन बड़े परिवर्तनकारी कानून हैं, इन पर अगर हम बात करें तो इसमें भी वो सारी जो जितने केसेस आते हैं उनके बारे में ये आप सब बेहतर जानती हैं और शायद बताया भी जाएगा परवर्ती वक्तव्यों में। लेकिन इसमें नजरिया क्या काम करता है, मैं महिला कानून का ही एक उदाहरण लूं।
तो अगर महिला कानून में आप देखिए कि जो पहले वाला कानून था उसको बदल के 2013 में जो कानून लाया गया, उसमें अब इंटरनल ग्रीवांस कमेटी जगह जगह स्थापित कर दी गई। जो विमेंस ग्रीवांस कमेटी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर औरतों की एक निश्चित संख्या है उसके आधार पर ग्रीवांस कमेटियां तैयार होती थी, उसमें कन्वेनर होते थे, सदस्य होते थे, और वे अपने अपने विभागों में छोटे स्तर पर होने वाली इस तरह की किसी घटना को रजिस्टर करते थे और उस पर कार्रवाई करते थे। लेकिन 2013 में जो नया कानून आया उसमें अब एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ों को रख दिया गया, और कोई भी घटना होती है तो वह घटना अब सीधे एफआईआर या पुलिस के पास जाकर दर्ज करनी होगी, या इंटरनल ग्रीवांस कमेटी जो है वो उसको खाली रेकमेंड कर सकती है, और उसकी कोई बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि ऐसे भी जो हम लोगों की स्थिति है उसमें थाना पुलिस से लड़कियां ऐसे भी डरती हैं, नहीं जाती हैं, बदनामी की स्थिति होती है, ऐसा माना जाता है कि वो उन पर एक स्टिग्मा लग जाएगा अगर वो पुलिस के पास गई, अपने ऊपर हुए किसी अत्याचार को बताया तो ऐसे में बहुत सारे केसेस रह जाते हैं। अकादमिक संस्थाओं की मैं बात करूं तो वहाँ पर आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, वयस्क लड़कियां हैं, जो ग्रोन अप लड़कियां हैं, वे कोई ना कोई शिकायत लेकर उच्च शिक्षा से संबंधित जो उनको दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, पढ़ाई लिखाई से इतर जो शिकायतें और दिक्कतें आती हैं उसको लेकर अपने से ऊपर जो शिक्षक हैं और शिक्षक से ऊपर जो अध्यक्ष हैं उन तक पहुंचती हैं। लेकिन होता क्या है कि उन केसेस को वहीं पर दबा दिया जाता है, उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि आप अपने साथ हो रहे इस तरह की ज्यादतियों को रजिस्टर करें, एफआईआर करें, और हम आपके साथ हैं। आप लिखित में हमें शिकायत दें, बताएं, और हम उस पर एक्शन लेंगे या आपकी मदद करेंगे। ऐसा कोई आश्वासन सहज ही नहीं मिलता, क्योंकि संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा और अपने नाम को लेकर ज़्यादा चिंतित होती है। लड़की की स्थिति, उसकी मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना इत्यादि को लेकर बहुत सजग नहीं होती। तो एक खास तरह का कह सकते हैं कि दबाने वाला या छिपा कर रखने वाला या फिर इग्नोर करने वाला, उपेक्षा करने वाला भावबोध शिक्षा संस्थाओं में भी मौजूद रहता है। इसलिए ये कानून इतने कारगर नहीं हो पाते। कानून है, लेकिन उसको इनकरेज करने के लिए जिस तरह का वातावरण चाहिए शिक्षा संस्थानों के भीतर भी, और छोटे बच्चे तो और भी इग्नोरेंट होते हैं, उनको तो गुड टच बैड टच का भी ठीक से पता नहीं होता। उनको सिखाने के लिए अब क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ घटती है सबसे पहले संस्थानों का रवैया ये होता है कि उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, उसे आगे न बढ़ने दिया जाए। और इससे होता क्या है, अपराधी को और बढ़ावा मिलता है, उसको ऑफेंस करने का और एक तरह से उत्साह या प्रोत्साहन मिलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, और जो पीड़ित होता है, जो जिस पर अत्याचार होता है, वही दबाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, यह बहुत सारी चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो स्त्री को ताकत दे सकती है, बच्चों को ताकत दे सकती है, उनको ताकत दरअसल दे नहीं पाती, क्योंकि उनको हम ही लोग हैं, अमल में लाने वाले हम ही लोग हैं, और हम भी उसी समाज के लोग हैं जो उसी तरह के मेल हायरार्की में विश्वास करते हैं, पैट्रियार्की में विश्वास करते हैं। स्त्री पुरुष को अलग अलग होना चाहिए, उनके संस्कार अलग होने चाहिए, उनकी शिक्षा की पद्धतियाँ एक रूप होते हुए भी घर में स्त्री की भूमिका और पुरुष की भूमिका अलग अलग होनी चाहिए। जो ये तमाम बाधाएं हैं, और अंततः स्त्री का एक बड़ा कैरियर ऑप्शन आप क्या देखते हैं कि उसका विवाह कर देना चाहिए। तमाम आपराधिक घटनाओं के मामले में भी ये होता है कि बलात्कारी को सारी सजा माफ है अगर वो पीड़िता से विवाह कर ले। ये कौन सा न्याय है? क्यों? और इस न्याय के पीछे लॉजिक क्या है? अगर आप गंभीरता से देखें तो तर्क क्या है इसके पीछे, और
कितने, आपको जब मैं बोल रही हूँ तो आपको कितनी सारी घटनाएं याद आ रही होंगी जिसमें जजेस शामिल हैं, विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं, प्रोफेसर शामिल हैं, और भी न जाने कितने वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग जो मेल हैं, पुरुष हैं, वे शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, जो ये कहती पाई जाती हैं कि लड़कियों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे इसलिए उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ, वे ठीक समय पर घर वापस नहीं आई होंगी इसलिए उन पर अत्याचार हुआ। सार्वजनिक स्पेस को समय घड़ी के कांटे से अगर आप बांध रहे हैं और सार्वजनिक स्पेस स्त्री क्लेम कर रही है, तो आप क्या कह रहे हैं? स्त्री को तो 9 to 5 ही होना चाहिए, चाहे दफ्तर में हो, चाहे सार्वजनिक स्पेस में हो या और किसी जगह पर हो। 9 to 12, 9 to होल नाइट, ये तो स्त्री के लिए है ही नहीं। रात को तो स्त्री को घर लौटना चाहिए, और घर से फिर वही डोमेस्टिकेशन की जगह है, इन्वर्टेड कॉमास में जो घर है। और इसके पीछे जब अगर स्त्री समय रहते घर नहीं लौटी है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया है, तो हम क्या कहते हैं कि यह तो स्त्री की ही गलती है। पता है पुरुष तो खराब होते ही हैं, रात को कौन सा पुरुष अगर अकेली स्त्री को पाता है तो वह कुछ नहीं करेगा, ऐसे सत्पुरुष कितने होते हैं। इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के नोशन, इस तरह के विचार आपको जगह जगह हम ही लोगों के बीच मिल जाएंगे। तो इसके पीछे तर्क क्या है कि अगर पीड़िता के साथ कोई अपराध होता है तो आप अपराधी से अगर उसका विवाह हो जाता है तो 100 खून माफ हो जाते हैं। आपको यहाँ पैट्रियार्की नहीं दिखाई देती, आपको ये नहीं दिखता कि स्त्री के शरीर पर, या मैं एक दुखद बात यही कहना चाहती हूँ, हमने वो भाषा भी विकसित नहीं की है जिसके आधार पर हम स्त्री की प्रवंचनाओं को, स्त्री के साथ हुई ज्यादतियों को यहाँ मैं ठीक ठीक आपके सामने बोल सकूं। मेरी जबान भी लड़खड़ाएगी अगर मैं उस भाषा में, जो यौन हिंसा की भाषा है, और उसमें जो धारा 377 से लेके तमाम धाराएं हैं, उसमें जो एक्ट्स हैं, ये तो जो कानून और पुलिस वाले भी यहाँ बैठे हैं, इन सबको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि ये जो भाषा है, अगर इसको बोला भी जाए सभ्य समाज में तो लोग सहज ही एक्सेप्ट नहीं करते। जो यौन हिंसा की परिभाषा है 2013 में बदली, वो उसके पहले क्या थी? स्त्री और पुरुष के जो जननांग थे उनको, उनकी पेनिट्रेशन को ही यौन हिंसा माना जाता था। और इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क ये था कि अगर आप इसको गंभीरता से देखें तो तर्क ये था कि चूंकि स्त्री और पुरुष के संसर्ग से कोई गर्भाधान हो सकता है, और वो गर्भाधान अगर स्त्री विवाहिता है या कुंवारी है, दोनों ही स्थितियों में, विवाहिता है तो किसी परपुरुष का होगा, अवैध होगा, और अगर कुंवारी है तो वह विवाह के लायक नहीं बचेगी। यह जो यौन शुचिता की जो धारणा है और स्त्री की पूरे देह, उसकी यौनिकता को इस तरह से देखने की जो धारणा है, और इसके संदर्भ में जो न्याय आता है साथ लग के कि अच्छा अगर बलात्कार हो गया है तो बलात्कारी से ही स्त्री का विवाह कर दो, मामला खत्म। क्योंकि अगर विवाह के अंतर्गत शारीरिक संबंध है तो वैध है, चाहे वो असहमति से ही क्यों ना हो। और अगर विवाह के बाहर स्त्री अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो अवैध है, क्योंकि विवाह नहीं हुआ है। यानी विवाह होने का अर्थ है एक पुरुष और एक स्त्री का एक यूनिट गठन होना, जो समाज में संतति के रूप में योगदान दे सके। और ये संतति कौन होगी? वैध संतति होगी उस पुरुष की जिसका उस स्त्री के साथ विवाह हुआ है। आगे आने वाली जो संपत्ति है, जो संतान और पीढ़ियों की लेगेसी है, वो उससे चलती है। इसलिए जो व्यक्तिगत संपत्ति है, इन तमाम चीजों के पीछे वही व्यक्तिगत संपत्ति और स्त्री को संपत्ति समझे जाने की जो धारणा है वो काम करती है। तो इन धारणाओं से, इन मानसिकताओं से हमारा कानून दो चार हो रहा है, समझता है, परिवर्तन भी हो रहा है, बदलता भी है। अब जैसे आप आए दिन अखबार की कटिंग्स उठाइए,
और वहां जो यौन हिंसा होती है स्त्री पर, उसमें अब और निर्भया कांड के बाद से ऐसी खबरें और बढ़ गई है। 2012 के बाद से ऐसी खबरें और बढ़ गई है जिसमें स्त्री के जननांगों में अब अकृत्रिम चीजें, यानी ईंट, पत्थर, मिर्च, पता नहीं क्या क्या चीज, ऐसी खबरें आती है कि वहशी भी डर जाए, उसे भी दहशत हो कि ये क्या है। स्त्री के साथ ही ये व्यवहार कर रहे हैं, जिसको आप देवी मानते हैं, जिसको आप पूजा करने की बात करते हैं, उसी के साथ कर रहे हैं आप। लेकिन ऐसी खबरों में कोई कमी नहीं आई है। हमारा समाज एक खास तरह की बर्बरता और दरिंदगी की तरफ जा रहा है। इस चेतना से लड़ने की जरूरत है कि आखिर स्त्री के साथ ये हेट्रेड या ये घृणा का भाव क्यों? क्या सिर्फ स्त्री होने के कारण? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेद, ये कब हमारे समाज से जाएगा? स्त्री होने मात्र से कोई मनुष्य की कोई प्रजाति हीन नहीं हो जाती। स्त्री और पुरुष दो अलग अलग हैं, दो भिन्न हैं, और ये भिन्नता समादर की चीज है, न कि घृणा की चीज है। जो मेरे पास है वो मेरे सहयोगी पुरुष के पास नहीं है, और जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो हम दोनों संपूरक हुए या एक दूसरे के कंपटीटर हुए या एक दूसरे के दुश्मन हुए? हमने कैसा समाज, कैसी चेतना गढ़ी है और किन लोगों के हक में गढ़ी? पितृसत्ता से लड़ाई केवल स्त्री की लड़ाई नहीं है, पितृसत्ता से लड़ाई पुरुष की भी लड़ाई है। क्योंकि वे स्त्रियां जो आज उत्पीड़ित दिखाई दे रही हैं, कल आपकी अपने घर की स्त्रियां भी हो सकती हैं, आपकी अत्यंत प्रिय माता, बहन, बेटी या कोई और साथी भी हो सकती है। तो उनके लिए भी आपको जेंडर सेंसिटाइज होना होगा, पैट्रियार्की से एक तरह से अपने को मुक्त करना होगा। घर में जैसे ही बच्ची पैदा होती है, ये न सोचे कि लड़की पैदा हुई है, बल्कि जैसे एक शिशु पैदा होता है वह अलग जेंडर का है, उसकी समाज में एक और विशिष्ट भूमिका है। लेकिन इस विशिष्ट भूमिका के कारण मनुष्य होने का जो उसका हक है, व्यक्तित्व के विकास के उसके जो अधिकार हैं, वे कम नहीं होते। नागरिक का कर्तव्य हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इन तमाम चीजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि केवल स्टेट मशीनरी, केवल जुडिशियल मशीनरी, केवल पार्लियामेंट ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसको करने के लिए नागरिक सचेतनता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जैसे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने ये सचेतनता हासिल की है। अब शिक्षा को लेकर ये बहस नहीं होती कि स्त्री को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। एक जमाना था जब स्त्री की शिक्षा को लेकर भी बहस होती थी कि स्त्रियां पढ़ें या ना पढ़ें। पढ़ी लिखी स्त्रियां अगर होंगी तो घर या परिवार टूट जाएगा। और यहाँ तक प्रवाद हुआ करता था कि स्त्री अगर पढ़ लिख लेगी तो पति मर जाएगा। अब बताइए, जबकि मृत्यु से, किसी की भी मृत्यु से किसी के पढ़ने का कोई संबंध नहीं हो सकता। अगर पुरुष पढ़ता है तो स्त्री नहीं मरती, स्त्री के पढ़ने से पुरुष कैसे मर जाएगा? लेकिन इस समस्या पर, इस चेतना पर स्त्रियों ने पुरुषों के साथ मिलकर, पुरुषों ने भी अगुवाई की, उनके साथ मिलकर ये लड़ाई जीती। आज कोई स्त्री शिक्षा को लेकर ये सवाल नहीं उठाता, लेकिन अब भी हमने इस लड़ाई का एकांश ही जीता है। अभी भी मैदान बहुत लंबा है जिसे पार करना है, क्योंकि स्त्री शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन हमारी चेतना अभी भी वहां ठहरी हुई है कि स्त्री व्यक्तित्व हासिल ना करे। साक्षर होना और व्यक्तित्व हासिल करना दो अलग चीजें हैं। व्यक्तित्व आसानी से नहीं हासिल होता। व्यक्तित्व चांदी की प्लेट में भी नहीं दिया जाता। बहुत पैसे वाले अपने बेटियों को शिक्षा भी दे देंगे, उसके लिए आत्मनिर्भरता के साधन भी जुटा देंगे, लेकिन व्यक्तित्व कहाँ से देंगे? उसके लिए तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, अर्जित करना पड़ता है, सीखना होता है। तो व्यक्तित्व हासिल करना अलग चीज है, शिक्षा हासिल करना अलग चीज है। और अब लड़ाई स्त्रियों के व्यक्तित्व और अस्मिता के हासिल करने की है। स्त्रियों की अपनी इच्छा, आकांक्षा और सहयोग के अनुरूप दुनिया को बदलने की है, दुनिया को सुंदर बनाने की है, संवारने की है, जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ हरियाणा जैसा राज्य, जहां पर
आप देखें कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी महिलाएं निकल रही हैं। सबसे ज़्यादा खेल की दुनिया में पदक इसी राज्य में जीते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, एक समय था और आज भी है जब ज़्यादातर माँ बाप अपनी लड़कियों को खेल से दूर रखते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी जो खेल कूद के दौरान जो उनकी कौमार्य झिल्ली है वो टूट जाएगी और उनके विवाह में अड़चन आएगी। यह भी एक टैबू था, लेकिन उस टैबू से हम बाहर आए। आज लड़कियां खेलकूद में, पुलिस और सेना में आगे जा रही हैं। यानी वे तमाम कार्य जो मैस्कुलिन वर्क हो सकते थे उनमें लड़कियां आगे बढ़ के काम कर रही है। लेकिन एक वर्दी में भी हवाई जहाज उड़ाते हुए लड़की के पायलट अगर वो लड़की है, उसको देखने के बाद भी हमारी दृष्टि किस चीज पर टिक जाती है? कहां से हम उसका मूल्यांकन करते हैं? उसकी वर्दी उसकी अहमियत नहीं बताती, बल्कि उसका लड़की होना वो हमें आंख फाड़कर देखने के लिए मजबूर करता है। अरे लड़की है और सैनिक है, लड़की है और सिपाही है, लड़की है और पायलट है। तो यानी लड़की वाली चेतना समाज नहीं भूलता। लड़कियां तो भूल जाती हैं, लड़कियां भूल जाती हैं, वो अपने जेंडर को भूल कर काम कर रही हैं, आगे आ रही हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी, ताकत के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम जितने भी जोखिम के क्षेत्र हैं सब जगहों पर। लेकिन समाज नहीं भूलता और बार बार उसका मूल्यांकन उस जगह से खड़ा होकर करना चाहता है जिस जगह को वो बहुत पहले छोड़ चुकी है। अगर उसने कुछ उपलब्धि हासिल की है तो वो उस जगह से मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन समाज जब उसको देखता है तो सोचता है महिला पुलिस, महिला सैनिक। लेकिन सैनिक तो सैनिक है, पुलिस तो पुलिस है, शिक्षक तो शिक्षक है। आपने इसका स्त्रीलिंग भाषा में तो बनाया ही नहीं। आप जब भाषा में नहीं बनाया, सेना का कोई फीमेल वर्जन ही नहीं है, तो महिला सैनिक ही होगी, महिला पुलिस ही होगी, महिला शिक्षिका ही होगी। लेकिन जब महिलाएं बहुतायात में इन जगहों पर आएंगी तो चीजें परिवर्तित होंगी, बदलेगी, सामाजिक नजरिया भी बदलेगा। इसमें महिलाओं को अपनी भूमिका अदा करनी है, साथ ही साथ समाज को भी महिलाओं की तरफ जिस आशा, आकांक्षा और जिस इच्छा से वह देखता है, उस देखने के तरीके को बदलने की जरूरत है। महिला वही नहीं है जो आज से 20 साल 50 साल पहले है, वह वहां से बदली है। समाज को भी उसकी गति के साथ गति में लाकर चलने की आदत डालनी होगी। धन्यवाद। आप सब का ध्यान मग्न और मौन उपस्थिति, ऐसा लग रहा था कि हम अपने समय के संत को सुन रहे हैं और ये कोई किताब नहीं पढ़ी जा रही थी, ये प्रयोगशाला से निकले हुए कुछ इबारतें थी। मैं कोई भूमिका फिर नहीं प्रस्तुत करूंगा। डॉक्टर संध्या जी NCERT